गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब कोई फटाफट और हम आगे बढ़ाएंगे इंडिया 16 के डिस्कशन को। शिप्रा गुड मॉर्निंग, रमन गुड मॉर्निंग। और कौन कौन है? शुभम, दिव्यांशु। वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है क्या? एक बार बता दो। अगर क्लियर है तो हम डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे आज। हिमांशु गुड मॉर्निंग। ये क्या दिव्यांशु का दूसरा भाई का अकाउंट है? चलिए, लास्ट क्लास हम लोग इंडिया 16 में डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, जिसमें मैंने टोटल आपके साथ 3 केसेस डिस्कस किए। पहला, अगर हम पीपीई परचेज करते हैं फॉर कैश कंसीडरेशन। दूसरा, अगर हम पीपीई सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तीसरा, अगर पीपीई हम अक्वायर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स। सबसे पहला, अगर कैश कंसीडरेशन देकर पीपीई आप अक्वायर कर रहे हो तो उसका कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे परचेज प्राइस। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट रिबेट है तो उसको माइनस करेंगे। अगर कोई टैक्सेस है नॉन रिफंडेबल नेचर का तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर कोई खर्चे लगे हैं टू मेक दी एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, वो सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग द एसेट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिमूविंग द एसेट एंड रिस्टोरेशन ऑफ साइट का जितना भी कॉस्ट लगेगा फ्यूचर में, उसका प्रेजेंट वैल्यू करके आज हम लोग पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। कुछ खर्चे पीपी की कॉस्ट में कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। पहला खर्चा है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वेस्टेज हो रहा है तो वो भी पीपी की कॉस्ट में नहीं आएगा। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं आएंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये खर्चे नहीं आएंगे। रीलोकेटिंग का कॉस्ट नहीं आएगा। अगर कोई खर्चा लग रहा है आफ्टर द एसेट इज रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, वो खर्चे भी पीपी की कॉस्ट में नहीं आएंगे। फिर हम लोग बात की, अगर हम लोग पीपी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो मैंने बोला जितने भी खर्चे लग रहे हैं पीपी को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए वो सारे खर्चे ऐड कर दो, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। फिर वो खर्चे आ जाएंगे जो पीपी को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है। एंड फिर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। यहां पे ध्यान ये रखना है, अगर अगर आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है और इंटर डिपार्टमेंटल या इंटरनल प्रॉफिट्स कुछ आपने ऐड किए हैं, वो इंटरनल प्रॉफिट्स पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। इंटरनल प्रॉफिट्स आपने अपने बीच में ट्रांजैक्शन किया है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजैक्शन किया है, तो वो प्रॉफिट ऐड किया है। ये प्रॉफिट कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखता। कंपनी बोलेगा मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट तो इन प्रॉफिट को हटाने के बाद जो एक्चुअल कॉस्ट था वो मेरा कॉस्ट है। तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे, अगर हम पीपी एक्वायर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, अगर पीपी एक्वायर करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स, तो इस पीपी का कॉस्ट हम लोग कंप्यूट करेंगे विद रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप नहीं पता तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, जो एसेट एक्वायर किया उसका फेयर वैल्यू। ये तभी करना है जब ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस हो। अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है या आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप नए एसेट को रिकॉर्ड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। जो एसेट दिया उसके बुक वैल्यू के हिसाब से नए एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना। तो नए एसेट की कॉस्ट हो जाएगी फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप प्लस और माइनस एनी कैश कंसिडरेशन गिवन और रिसीट। अगर कोई कैश कंसिडरेशन दिया है तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, अगर कोई कैश कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो कॉस्ट से हम लेस कर देंगे। ये कैलकुलेशन, ये ज्ञान मैंने लास्ट क्लास आपके साथ डिस्कस कर दिया था। इतना हमारा डिस्कशन हो चुका है जहां पर हम लोग पीपीई का कॉस्ट कंप्यूट करना सीख गए, पीपीई का कॉस्ट कंप्यूट करना सीख गए। इसके साथ साथ हमने 6-7 एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो हम लोग को कॉस्ट के ऊपर था और कॉस्ट के बारे में सारी चीजें बता रहा था। ये कॉस्ट का कंप्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1 मार्क से लेकर 5 मार्क तक कैसा भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? अब इतना बात सारे बच्चों को क्लियर हो गया। देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से अपना
फाइनल लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सबसे पहला आपको इंश्योर करना पड़ेगा जब तक वो चैप्टर चलेगा तब तक उसका रिवीजन आपको करते रहना पड़ेगा। एक होता है बच्चा जो बोलता है कि सर को पूरा करवाने दो, उसके बाद हम बैठ के रिवाइज कर लेंगे। एक बच्चा होता है बोलता है सर के साथ साथ अगर हम रिवाइज करेंगे तो सर के साथ साथ ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हमको बाद में रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े एफर्ट जब आप अभी डालोगे ना तो बाद में आपका एफर्ट्स बहुत कम हो जाएगा, आपको कम से कम एफर्ट्स में आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। जब भी हम लोग इंड एस 16 पढ़ रहे हैं, आपका काम है रेगुलर क्यूमुलेटिव रिवीजन। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कॉस्ट पढ़ाया, तो लास्ट क्लास से जाने के बाद जब आप रिवीजन करने बैठोगे, पहले आप पीपीई का ये वाला चीज रिवाइज करोगे जो इनिशियली डिस्कस किया, फिर उसके बाद कॉस्ट का रिवीजन करोगे। आज मान लो मैं दो दो चीजें और पढ़ाता हूं, तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले तुमको इंश्योर करना है शुरू शुरू से लेकर अभी तक का सारा डिस्कशन एक बार रिवाइज हो जाए। मैं क्लास में क्या करूंगा, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो रिवाइज करवाऊंगा, बट आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करते रहोगे ना, यू विल सी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, एंड नंबर 2 जो कंट्रोल रहेगा टॉपिक पे वो भी बहुत हाई रहेगा। तो प्लीज क्लास के साथ साथ रिवाइज करेंगे, अगर आप वो करेंगे तो आपको टॉपिक पर कंट्रोल रहेगा, आपको टॉपिक्स पर कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर नहीं करेंगे तो बाद में करना ही पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। सर कैश डिस्काउंट को क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं करते, शिवम पूछ रहा है। शिवम देखो क्या होता है ना, कैश डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट जो इमीडिएट पेमेंट पे आपको मिलता है। जैसे आप मेरी दुकान पर आए एक मशीन खरीदने के लिए, आपने मशीन का दाम बताया 5 लाख रुपया। मैंने बोला बाबू कुछ दिन का उधार देंगे, बोला 7 दिन का उधार देंगे, 5 लाख रुपया 7 दिन बाद दे दीजिएगा। मैंने बोला चलो बाबू 7 दिन के उधार में तो होगा नहीं, बताओ अभी कैश पेमेंट करेंगे तो कितना लगेगा। उन्होंने बोला चलो अभी कैश पेमेंट करोगे तो 4,98,000 दे देना। तो आप इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलो या कैश डिस्काउंट बोलो, आज के दिन बहुत लोग इसको कैश डिस्काउंट भी बोलते हैं कि मैंने कैश पेमेंट किया इसीलिए मेरे को डिस्काउंट मिला। बट ये जो इनिशियल पॉइंट पर आपको डिस्काउंट मिलता है ना, अकाउंट्स में हम इसको ट्रेड डिस्काउंट मान के ट्रीट करते हैं। तो जब 5 लाख का मशीन आपको 498 में मिला, आप उसको 498 कॉस्ट मानकर रिकॉर्ड करेंगे। बट मान लो आपने बोला कि मैं पेमेंट करूंगा 7 दिन के बाद। कब पेमेंट करूंगा? 7 दिन के बाद। 5 लाख रुपए पर आपने मशीन खरीद ली, तो 5 लाख रुपए पर आज आपने मशीन खरीद ली, सामने वाले ने आपके ऊपर इनवॉइस भी काट दिया 5 लाख रुपए का। अब 7 दिन की जगह आप 2 दिन बाद ही उसको पेमेंट करने चले गए। जब आप 2 दिन बाद उसको पेमेंट करने गए ना, तो उसने बोला चलिए आप जल्दी आए हैं पेमेंट करने, आप एक काम कीजिए 4,99,300 4,99,300 700 रुपए में आपको डिस्काउंट दूंगा, 4,99,300 पेमेंट कर दो। ये जो डिस्काउंट आपको मिला है ना, ये डिस्काउंट मिला है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। जो जो आपको 7 दिन बाद पेमेंट करना था वो आपने 2 दिन बाद पेमेंट कर दिया। जो एसेट था वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है जिस दिन आपने एसेट खरीदा। तो अब मैं एसेट की कॉस्ट को रिवर्स नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा क्रेडिटर था जिसको मेरे को पेमेंट करना था, उस क्रेडिटर से ये डिस्काउंट रिसीव बोल के मैं इनकम या गेन रिकॉर्ड कर लूंगा। तो ये जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट मिल रहा है आपको आफ्टर परचेजेस, ये डिस्काउंट इंडिया 16 बोला आप कॉस्ट से डिडक्ट नहीं करेंगे, कॉस्ट से रिड्यूस नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ डिस्काउंट फॉर अर्ली सेटलमेंट, इट इज नॉट अ डिस्काउंट फॉर परचेज ऑफ द एसेट। तो हम लोग सिंपली रियल लाइफ में क्या फंडा फॉलो करते हैं, इनिशियली जो डिस्काउंट दे दिया एकदम शुरू में ट्रेड डिस्काउंट, वो हम लोग माइनस करके जो नेट सप्लायर इनवॉइस बनाया उस पर एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। बाद में जाकर अगर कोई डिस्काउंट मिलता है अर्ली पेमेंट के कारण, वो डिस्काउंट हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो डिस्काउंट अलाउड या रिसीट बोल के एक्सपेंस या इनकम हो जाएगा, उसको हमको पीपीई की कॉस्ट से एडजस्ट करने का दरकार नहीं है। बताइए शिवम, अब क्या डाउट है पूछ लीजिए। इतना क्लियर है तो अब हम आगे चलेंगे। विल गो टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिस्कशन।
एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब जो वर्कर काम करेंगे उस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में। हम लोग अगर कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो वो वर्कर्स वगैरह लगेंगे, वो वर्कर्स वगैरह को जो आप वेजेस दोगे, दाढ़ी दोगे, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। डन। अब आगे चलते हम लोग। हमने अभी तक ये सीख लिया जब पीपीई अक्वायर करेंगे वो पीपीई का एक्विजिशन पे पीपीई को कैसे रिकॉर्ड करें, एक्विजिशन पे जब खरीदेंगे पीपीई अक्वायर करेंगे तब उसको कैसे रिकॉर्ड करें। अब हम लोग पीपीई की अकाउंटिंग की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय सबसे पहला डिस्कशन मैं लेना चाहता हूं, अगर एक्विजिशन के बाद खरीदने के बाद पीपीई के ऊपर कोई खर्चा करते हो आप, एक्विजिशन के बाद अगर पीपी के ऊपर आप कोई खर्चा करते हो उसका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, लिखना मत, आप लिखना मत, सिर्फ एग्जाम्पल समझना। मान लो मैंने पीपी अक्वायर किया 1 अप्रैल 2022, कॉस्ट मैंने रिकॉग्नाइज किया ₹50 लाख। अब इस पीपी पे इसके बाद अगर कोई खर्चा होता है, जैसे एग्जाम्पल मान लो 1 जुलाई 2022 को हमने रिपेयर करवाया, 10,000 रुपए का रिपेयर का खर्चा लगा। फिर हम लोग इसके ऊपर जो डे टू डे ऑपरेशन का खर्चा है, पीपी को चलाने का खर्चा, वो तो प्रोडक्शन का खर्चा हो गया, वो चला जाएगा पीएल में, इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड होके पीएल में चला जाएगा। अगर वो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा है तो वो गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड होके पीएल में चला जाएगा। अगर कोई और चीज के लिए आप पीपी यूज कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वगैरह, तो जो भी खर्चा लगेगा एम्प्लॉय का जो वो पीपी चला रहे वो पीएल में चला जाएगा सीधा। बट उसको छोड़ के, जो ऑपरेशन के खर्चे उसको छोड़ के, ये रिपेयर का खर्चे का मैं क्या करूं। फिर मैं एसेट को यूज करते गया और मैंने ना 1 जुलाई 2024 को वापस एक रिपेयर कराया, बट इस बार रिपेयर में मैंने ना रिप्लेसमेंट करवाया है, रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट्स। कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे, उनको रिप्लेस करवाया, उसके लिए 50,000 रुपया लगा। ये जो खर्चे लग रहे हैं आगे पीपीई पर, इनका हम क्या करेंगे। जो इनिशियली खर्चा लगा उनको तो कैपिटलाइज कर दिया, कुछ खर्चे कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो खर्चे पीएल में चले गए। अब पीपीई को रिकॉग्नाइज करने के बाद अगर आगे उस पर खर्चा लगता है, उस खर्चे का अकाउंटिंग क्या होगा, ये इंड AS 16 आपको बता रहा है। इंड AS 16 बड़ा ही सरल भाषा में बोला अगर ये खर्चे एसेट की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इनहांस करेंगे तो फिर इन खर्चों को आप कैपिटलाइज कर देना। बट अगर ये रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस जो आपको हर 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने में करवाना पड़ता है, वो रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, तो फिर आप उस खर्चे को सीधा पीएल में डालना, उस खर्चे को कैपिटलाइज मत करना। अभी मैंने रूटीन 3 महीना ऐसे नहीं बताया है, बट जनरली मैंने बोला है हमने रिपेयर करवाया। सर ये रिपेयर तो ऐसा चीज है ना सर, आपको एसेट को मेंटेन करने के लिए सर हर साल करना पड़ेगा। सर ये खर्चा कोई ऐसा नहीं है जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा बिजनेस में। सर ये खर्चा आज किया, वापस 3 महीना 6 महीना बाद वापस करना पड़ेगा, फिर वापस करना पड़ेगा, सो दैट एसेट कैन बी मेंटेन। ये खर्चा सीधा पीएल में डाल दीजिए, इस खर्चे को कैपिटलाइज मत कीजिए। रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट, आपने वन आउट यानी खराब पार्ट को रिप्लेस कराया। ये जो खराब पार्ट को आपने रिप्लेस कराया है ना, ये भी एक टाइप का रिपेयर मेंटेनेंस है। रिपेयर मेंटेनेंस ये खर्चा भी आप पीएल में डाल दीजिए। बट मान लो मैंने एसेट के मेजर पार्ट को रिप्लेस करवाया, उस एसेट में एक मोटर लगी हुई थी, 1 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई थी। मेरे को लगा यार 1 हॉर्स पावर से होगा नहीं, अपना जितना कैपेसिटी है अपने को कम से कम डबल 2 हॉर्स पावर की मोटर चाहिएगी। मैंने 1 हॉर्स पावर वाली मोटर हटाई, 2 हॉर्स पावर वाली मोटर लगवा दी, सो दैट एसेट मैं अपनी तरीके से प्रॉपरली यूज कर सकूं। अब आगे ये जो मैंने मेजर पार्ट को रिप्लेस करवाया है ना, ये मेजर पार्ट का रिप्लेसमेंट शैल बी कैपिटलाइज्ड। अगर कोई मेजर पार्ट का रिपेयर करवा रहे हो आप, रिप्लेसमेंट, मेजर पार्ट का रिप्लेसमेंट करवा रहे हो आप, कोई ऐसा ओवरहॉलिंग करवा रहे हो, एसेट का पूरा रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो जिससे एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, आप उन खर्चों को कैपिटलाइज कर सकते हो।
बोला कोई भी खर्चा कैपिटलाइज तभी होगा जब वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था नंबर 1, उस खर्चे से प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। नंबर 2, उसका कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैं किसी भी खर्चे को कैपिटलाइज कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो इंडिया 16 एकदम सिंपल बोला, वो कोई एग्जांपल नहीं दिया, वो ये बोला अगर वो खर्चा आपने जो एसेट पर किया है दैट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, आप कैपिटलाइज कर लो, अदरवाइज खर्चे को सीधा पीएल में डालो, कैपिटलाइज करने का दरकार नहीं है। हाँ, कुछ उन्होंने जरूर इन्फरेंसेस एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे रिप्लेसमेंट अगर मेजर पार्ट का हो रहा है तो यू कैन कैपिटलाइज दैट, या फिर अगर 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 कोई मेजर इंस्पेक्शन वगैरह हो रहा है एसेट का, बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जिनका टाइम टू टाइम मेजर इंस्पेक्शन आपको करवाना पड़ता है, सो दैट यू कैन यूज दैट एसेट प्रॉपरली, अदरवाइज आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। ये जो मेजर इंस्पेक्शन वगैरह आपको कराना पड़ रहा है, ये आप कैपिटलाइज कर सकते हो। जैसे जो एयरक्राफ्ट कंपनीज जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है, अथॉरिटीज के रूल है कि आपको हर 5 साल में एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, एंड जो भी वो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे आपको जो एयरक्राफ्ट है उसका ओवरहॉलिंग रिपेयरिंग कराना पड़ेगा प्रॉपर्ली, सो दैट सेफली आप कस्टमर्स गुड्स को इधर से उधर ले जा सके। शिप्स में भी यही रूल है कि आपको हर 4 साल 5 साल में एक बार डॉक पर आके प्रॉपरली उसको उसकी इंस्पेक्शन करानी होगी। इंस्पेक्शन के बाद जो भी रिपोर्ट में ओवरहॉलिंग रिपेयर बोला जाएगा वो आपको कराना पड़ेगा, सो दैट आपकी शिप सी में रह सके और उसके हिसाब से चल सके, प्रॉपरली चल सके, जो इंसान रहेंगे, जो गुड्स रहेगा, उनको कोई नुकसान ना हो। ये जो मेजर इंस्पेक्शन मेरे को कराना पड़ रहा है हर 3 साल में 5 साल में, ये मेजर इंस्पेक्शन को मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, बिकॉज दीज आर नेसेसरी टू ऑपरेट दी एसेट। इनके बिना मैं एसेट को यूज ही नहीं कर पाऊंगा, इनके बिना मेरा एसेट कोई काम का ही नहीं है। एक्चुअली एसेट के कॉस्ट का एक बड़ा पार्ट ये इंस्पेक्शन वगैरह ले जाते हैं। जब आप एसेट कमीशन भी करते हो, स्टार्ट भी करते हो, तो भी उस समय भी इंस्पेक्शन करवा के प्रॉपरली एसेट को सी में छोड़ा जाएगा, शिप को सी में छोड़ा जाएगा। अदरवाइज अगर सी में गया और डूब गया तो वो नुकसान कौन सहेगा? तो आपके एसेट के इनिशियल कॉस्ट में भी अगर आप सोचो ना, ये मेजर इंस्पेक्शन का अमाउंट इंक्लूडेड था, और हर 3 साल 5 साल में आपको ये इंस्पेक्शन वापस करवाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये खर्चे ऐसे हैं जो एसेट के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इनहैंस करेंगे, हम इन खर्चों को कैपिटलाइज करेंगे, बस एक चीज ध्यान रखना है कैपिटलाइज करते समय, एक चीज क्या, जब भी आप कैपिटलाइजेशन कर रहे हो, अगर पुराने पार्ट या पुराने इंस्पेक्शन का कोई बुक वैल्यू आपकी एसेट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, एसेट की कैरिंग अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड है, कोई बुक वैल्यू इंक्लूडेड है, आपको वो बुक वैल्यू एसेट की कैरिंग अमाउंट से पहले हटाना होगा। आप एसेट का नया कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? पुराना जो बुक वैल्यू था माइनस बुक वैल्यू ऑफ द पार्ट बीइंग रिप्लेस, जो पार्ट हटा रहे हो उसका बुक वैल्यू माइनस कर दो, बचा हुआ इफ एनी, और जो नया पार्ट ला रहे हो उसका कॉस्ट वापस कैपिटलाइज कर लो। क्योंकि अगर पुराना वाला बुक वैल्यू नहीं हटाओगे तो एसेट का वैल्यू ओवरस्टेट हो जाएगा। इस एसेट से एक पार्ट निकल चुका है, उस पार्ट का बुक वैल्यू माइनस करो और फिर नए पार्ट का बुक वैल्यू आप ऐड करो। जैसे मैंने बोला, मैंने 1 हॉर्स पावर की मोटर हटा के 2 हॉर्स पावर की मोटर लगानी है, तो जब 1 हॉर्स पावर की मोटर हटाओगे उसका जो बुक वैल्यू है, उस पोर्शन का जो बुक वैल्यू है, उसको आप एसेट की कॉस्ट से हटाओ, और जो नया 2 हॉर्स पावर का कॉस्ट है वो आप एसेट की बुक वैल्यू में ऐड कर दो। अब नया बुक वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, जिसको आपको रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। तो जब भी ये कैपिटलाइज करोगे, ऑलवेज रिमेंबर द बुक वैल्यू ऑफ part replaced shall be eliminated। जो पार्ट आपने रिप्लेस किया है उसका अगर कोई बुक वैल्यू एसेट की वैल्यू में इंक्लूडेड है, उसको आप एलिमिनेट करोगे, उसके बाद ही नए पार्ट को कैपिटलाइज करोगे। सर उस पार्ट का बुक वैल्यू हमको कैसे पता चलेगा? आगे जब डेप्रिसिएशन में जाएंगे ना, हम लोग कंपोनेंट अप्रोच ऑफ डेप्रिसिएशन सीखेंगे। कंपोनेंट अप्रोच क्या होता है? अगर एक एसेट के कई मेजर पार्ट्स है जिनकी अलग अलग यूजफुल लाइफ है, आप हर मेजर पार्ट को उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट करोगे, ना कि एसेट की होल लाइफ के हिसाब से।
तो मेजर पार्ट्स का डेप्रिसिएशन ना अलग अलग कैलकुलेट होता है। आपको उनका अलग अलग बुक वैल्यू आराम से मिल जाएगा जब आप अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन को चेक करोगे। डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में जाओगे, चेक करोगे, देखो भैया मोटर का बुक वैल्यू क्या बचा है, तो मोटर का बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन आपको सब दिखाई देगा, उतना यहां से हटाकर फिर नए मोटर का बुक वैल्यू या कॉस्ट ऐड करना, फिर नए मोटर का बुक वैल्यू या कॉस्ट ऐड करना। पहले बताइए यहां तक बात क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराने वाले बुक वैल्यू को हमको यहां से हटाना पड़ेगा, और ये लॉजिकल भी है सर। अगर नहीं हटाएंगे तो एक ही पार्ट की दो वैल्यूज आपकी कैपिटलाइज्ड है, विच इज नॉट करेक्ट। पुराना वाला पार्ट हट चुका है, आप उसका बुक वैल्यू भी एलिमिनेट कर दीजिए। इससे जनरली ऐसा क्वेश्चन लंबा चौड़ा नहीं आता, बट हाउएवर ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये पीपीई में रेगुलर होने वाली चीज है। पीपीई 5 साल 10 साल यूज होगा, तो वो 5 साल 10 साल की लाइफ में बहुत सारे खर्चे होंगे, वो बहुत सारे खर्चे जो लगेंगे उनका अकाउंटिंग कैसे होगा वो आपको आना चाहिए। तो मैं अगर इसको सम अप करूं, सुनना, रेगुलर ऑपरेशन के खर्चे, पीपीई को ऑपरेट करने का खर्चा, जो लेबर पीपीई को ऑपरेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लग रहा है, ये रेगुलर ऑपरेशन के खर्चे हमेशा पीएल में जाएंगे। ये खर्चे पीपीई की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होंगे, ये डे टू डे बिजनेस के खर्चे हैं। जो रूटीन रिपेयर करवाते हो, रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस, 3 महीने 6 महीने में हर बार रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करवाते हो, वो खर्चे भी सीधे पीएल में जाएंगे, वो कैपिटलाइज नहीं होंगे, क्योंकि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इनहांस नहीं करते। नंबर 3, बट अगर कोई खर्चा ऐसा है जो आपके एसेट की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एनहांस करेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड, वो खर्चा हम कैपिटलाइज करेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये खर्चे के एग्जांपल दिए गए, मेजर पार्ट का रिप्लेसमेंट अगर कुछ करवाया है, अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन वगैरह करवाया है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा लगा है वो आप पीपी की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। एंड जब भी आप वो खर्चा ऐड करोगे, पुराने पार्ट का जो भी बुक वैल्यू रिमेनिंग है उसको वहां से हटा दीजिएगा। तो मैं जो एंट्री करूंगा वो देखो क्या करूंगा। अगर पुराना पार्ट यानी मोटर मान लो मैंने हटाया और उसको बेच के कुछ रियलाइज किया, मैं जर्नल एंट्री करूंगा पहले मोटर बेचने की, कैश अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, कोई लॉस हुआ तो टू पीपीई, जितना पीपीई से मैंने मोटर का वैल्यू हटा दिया बुक वैल्यू, उतना से पीपीई को क्रेडिट कर दूंगा, पीपीई कम हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपीई। मान लो सर कुछ रियलाइज नहीं हुआ, वो एकदम खराब था, इन दैट केस फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपीई, जो भी पीपीई का वो बुक वैल्यू है वो मेरा नुकसान हो गया, वो मैंने पीएल में चार्ज कर दिया। जो नया पार्ट कैपिटलाइज करूंगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा पीपीई अकाउंट डेबिट टू कैश, पीपीई के कॉस्ट में ऐड कर दूंगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मैंने पेमेंट किया है। तो पुराना पार्ट जाएगा, नया पार्ट आएगा, पुराने पार्ट का बुक वैल्यू आप हटाइए और नए पार्ट का कॉस्ट ऐड कर दीजिए। आइए मेरे साथ आप ये चीज रीड करेंगे, पहले रीड करेंगे फिर हम लोग लिखेंगे। एडिशन ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, एडिशन ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ए और बी, उस पर जाएंगे। क्या है एक्सपेंडिचर विच एनहांसेस रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, अगर कोई खर्चा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट किसका, मेजर पार्ट्स का, रिप्लेसमेंट मेजर पार्ट्स का। अगर खराब पार्ट्स का रिप्लेसमेंट करा रहे हो, वर्न आउट पार्ट्स का रिप्लेसमेंट करा रहे हो, छोटे मोटे पार्ट का रिप्लेसमेंट करा रहे हो, वो रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है। मैंने आपको एक मटेरियलिटी चीज सिखाई थी, मटेरियलिटी, तो मटेरियलिटी पर हमेशा ध्यान देना। मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, मेजर इंस्पेक्शन ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी एसेट की बुक वैल्यू में ऐड करेंगे। इसके साथ सिर्फ आप इतना सा लिखोगे, इतना सा लिखोगे, the book value of replaced part or last inspection shall be derecognized, recognize करना मतलब रिकॉर्ड करना, derecognize करना मतलब हटाना, derecognized from the cost of PP या book value of PP, derecognized from the book value of PP। जो मेरा उस पुराने पार्ट का बुक वैल्यू था वो मैं पीपी की कॉस्ट से हटा दूंगा, बुक वैल्यू से हटा दूंगा, और फिर नए वाले पार्ट को कैपिटलाइज करूंगा, कॉस्ट में ऐड करूंगा। क्लियर है यहां तक बात? डन। ये मेरा एक छोटा सा डिस्कशन था।
लिख लिया आपने? क्लियर। अब मैं इस एएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आना चाहता हूं। पॉइंट है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद हर साल बैलेंस शीट में जब आप पीपीई को दिखाओगे, उस बैलेंस शीट में पीपीई किस वैल्यू पर आएगा, बैलेंस शीट में पीपीई किस वैल्यू पर आएगा, यह मेजरमेंट करना हम लोगों को यह पॉइंट अब सिखाएगा। मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन सिखा दिया, उसके बाद अगर कुछ खर्चे होंगे तो क्या करना है वो बता दिया। अब बैलेंस शीट डेट पर जब पीपी में बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, पीपी फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में आएगा, फिक्स्ड एसेट अगर बैलेंस शीट में आएगा तो वो किस वैल्यू पर आएगा, वो वैल्यू करना, वो मेजरमेंट करना हम लोगों को अब सीखना है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट, अगर पीपी सेल करते हैं तो क्या होगा, तो बैलेंस शीट डेट पर मेजरमेंट क्या होगा, उसके बाद आप अगर उसको बेचोगे तो उसका क्या होगा। ये चार चीज सीखेंगे तो अपना एक अकाउंटिंग कंप्लीट होगा। क्या हम लोग इस पॉइंट पर बात शुरू करें, चर्चा शुरू करें? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये आप समझ लो, इस एसेट का, इस पूरे इंडेस का रीढ़ का हड्डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप सब बच्चों से पूछता हूं, आपने तो बचपन में फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग पढ़ रखी है, आप बताओ ना, आप जब फिक्स्ड एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते थे, फिक्स्ड एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते थे, तो आप किस तरीके से फिक्स्ड एसेट को मेजर करते थे, किस वैल्यू पे उसको बैलेंस शीट में दिखाते थे? आप लोगों ने तो फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग पढ़ रखी है। फिक्स्ड एसेट को जब आप बैलेंस शीट में दिखाते थे, किस तरीके से फिक्स्ड एसेट का प्रेजेंटेशन करते थे, मेजरमेंट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे उसकी वैल्यू, ये बताइए ना आप अगर बताएंगे तो मेरे को समझ में आएगा आपको कितना पता है, उसके हिसाब से मैं आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू करूंगा। एनी स्टूडेंट, एनी वन इन द क्लास, आप बैलेंस शीट में पीपीई किस वैल्यू पर दिखाते थे? सर कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन टिल डेट। सर कॉस्ट उससे डेप्रीसिएशन माइनस करते थे और डेप्रीसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आता था उस वैल्यू पर एसेट को दिखाते थे। वेरी गुड। शिप्रा बोल रही है सर रिटन डाउन वैल्यू इज सेम, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, हर साल का डेप्रीसिएशन माइनस कर करके जो वैल्यू आता था उस वैल्यू पर बैलेंस शीट पे दिखाते थे। वंडरफुल। आप कुछ ऐसा करते थे, मैं आपसे बात करता हूं, आप कुछ ऐसा करते थे, सुनो ना। मान लो एक एसेट मैंने खरीदा 1/4/2022, कॉस्ट ₹10 लाख। मैं फर्स्ट डे इसीलिए लग रहा हूं ताकि वो बेसिक चीजों पर आपका दिमाग ना खाऊं। 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 3 महीने का डेप्रिसिएशन, ये सब आपको आता है। हमने डिसाइड किया हम डेप्रिसिएशन करेंगे 10% रेट से पर एनम अंडर एसएलएम बेसिस। एसएलएम बेसिस आप जानते हो, स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस मतलब हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन, हर साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। अब आप हर साल क्या करते थे, ध्यान देना, 10 लाख की कॉस्ट में से पहले साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा पूरे साल का 1 लाख। ये डेप्रिसिएशन का खर्चा पीएल में चला जाएगा, और बैलेंस जो बचा 9 लाख, जिसको हम बोलते हैं एसेट की बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, ये वैल्यू हम शो करते थे बैलेंस शीट में। 9 लाख रुपया का वैल्यू शो करते थे बैलेंस शीट में। फिर इसके बाद वापस नेक्स्ट ईयर
ये हो गया 31 मार्च 2022। फिर नेक्स्ट ईयर 2023 डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपया, क्योंकि एसएलएम बेसिस है तो 8 लाख रुपए पर हम एसेट को दिखाते थे 31 मार्च 2024। ये हो गया बुक वैल्यू एंड सो ऑन। हर साल डेप्रिसिएशन माइनस कर करके हम एसेट को बैलेंस शीट में शो करते थे एट इट्स कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू। क्या यही करते थे आप? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट ऑन दिस? आप ये बचपन में करते थे? यस सर, बिल्कुल हम लोग ये बचपन में करते थे। इसको एक ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट कर सकते हो। ये ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन कैसा होगा? जैसे 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट में मैं क्या दिखाऊंगा? कॉस्ट 10 लाख लेस डेप्रिसिएशन अभी तक का 1 लाख 9 लाख। इसको हम लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल देंगे। 21/3/2024 में मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा? कॉस्ट 10 लाख लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड ईयर में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गया? पहला साल का 1 लाख, सेकेंड ईयर का 1 लाख, टोटल 2 लाख। 10 लाख से माइनस करूंगा 2 लाख, ये हो गया 8 लाख। प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके थे, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करते तो आप यही थे ना, जो वैल्यू था उससे डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस शीट में दिखाते थे। यही करते थे, बिल्कुल सर यही करते थे। इन डे 16 अभी आपको बोलता है, आप ये अभी भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और इसको नाम दिया गया कॉस्ट मॉडल। क्या नाम दिया गया? कॉस्ट मॉडल। बोला जब आप पीपीई को मेजर करोगे बैलेंस शीट डेट पर, आप पहला तरीका फॉलो कर सकते हो कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में उन्होंने बोला हम पीपीई का वैल्यू, पीपीई का कैरिंग अमाउंट डिटरमाइन करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द कॉस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। मैं अभी बात करूंगा कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप कॉस्ट से हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते जाइए, आपका हर साल का कैरिंग अमाउंट आएगा जो आप अपने बैलेंस शीट में दिखाइए। ये पहला तरीका इंड एएस ने आपको अलाउ किया, विच इज नोन एज कॉस्ट मॉडल। इंड एएस ने इसके साथ साथ ना एक और मॉडल सजेस्ट किया, एक और ऑप्शन दिया आपको। उस मॉडल को नाम दिया गया रीवैल्यूएशन मॉडल, और एंटिटी पर छोड़ा गया। बोला कॉस्ट और रीवैल्यूएशन मॉडल में से जो आपको चूज करना है वो आप चूज करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी चूज करोगे ध्यान रखिएगा, a single class of PPE shall be valued using that same model। आप मान लो आपके पास 4 मशीनरी, एक फैक्ट्री है जिसमें 4 मशीनरी है। अब आप ये नहीं बोलोगे इस मशीनरी में कॉस्ट मॉडल यूज करूंगा, इस मशीनरी में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करूंगा, इसकी हालत खराब हो रही है रीवैल्यूएशन करूंगा तो नुकसान आएगा, इसमें कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लो, इसकी हालत अच्छी है इसका रीवैल्यूएशन करूंगा तो गेन आएगा, इसको रीवैल्यू कर लो। नॉट अलाउड। जब भी आप कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल में से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, एक क्लास ऑफ पीपी, क्लास ऑफ पीपी क्या होता है? क्लास ऑफ पीपीई इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट, ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट हैविंग सिमिलर यूजेस। सिमिलर एसेट सिमिलर यूज। सिमिलर एसेट मतलब मशीन है तो सब मशीन है, और यूज मतलब सब सेम जगह यूज हो रहा है, सेम काम में यूज हो रहा है। अब एक मशीनरी में फैक्ट्री में यूज कर रहा हूं और एक मशीनरी में मान लो ऑफिस में यूज कर रहा हूं, इन दोनों का मॉडल डिफरेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट यूसेज। हाउएवर अगर वो एसेट ऐसा है, अगर वो एसेट्स ऐसे हैं जो सिमिलर नेचर के हैं और सेम यूज हो रहा है, तो जब आप मॉडल फॉलो करोगे, जब आप अपनी पॉलिसी बनाओगे कि मैं एसेट को कैसे मेजर करूंगा, कॉस्ट या रीवैल्यूएशन मॉडल, आपको सबके लिए सेम मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। अब मेरे क्लासरूम में मान लो फर्नीचर, अब ये सारा फर्नीचर क्या है, एक ही तरीके से यूज कर रहा है, सारा सिमिलर नेचर की चीजें हैं, फर्नीचर ये है सारा और सब सेम तरीके से यूज हो रहा है। जब मैं एसेट को मेजर करूंगा, चाहे कॉस्ट मॉडल चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल, मेरे को सारे फर्नीचर पे सेम मॉडल लगाना पड़ेगा। हाँ, वही मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें भी कुछ फर्नीचर है, तो उसको मैं इस मॉडल से वैल्यू करूं, जरूरी नहीं है। दीज आर 2 डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट, उनको 2 अलग तरीके से किया जा सकता है। क्लास ऑफ एसेट मतलब दोनों चीज कॉमन होना चाहिए। नंबर 1 नेचर कॉमन होना चाहिए एसेट का, नंबर 2 यूज कॉमन होना चाहिए। अगर नेचर और यूज सिमिलर है तभी मैं उसको क्लास के अंदर डालूंगा और बोलूंगा कि आपको जब भी वैल्यू करूंगा एक ही मॉडल से करना है। एक ही क्लास के अंदर 4 एसेट को 2 मॉडल 3 मॉडल 4 मॉडल से वैल्यू नहीं कर सकते।
इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, एक 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 एंटिटी के पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, 2 3 4 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। ये 3 4 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सेम एरिया में है, सेम तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। जब आप इनको मेजर करोगे बैलेंस शीट डेट पर, आप कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन जो भी मॉडल फॉलो करो, आपको सबको सेम मॉडल से वैल्यू करना होगा। तो बोला मैं आपको 2 चॉइस दे रहा हूं, एक हो गया कॉस्ट मॉडल, एक हो गया रिवैल्यूएशन मॉडल। एंटिटी अपने हिसाब से इन मॉडल को सेलेक्ट कर सकता है, यूज कर सकता है, बट जो भी मॉडल सेलेक्ट किया जाएगा, यूज किया जाएगा, वो मॉडल ध्यान रखिएगा पूरे क्लास पर अप्लाई करेगा। आप कुछ एसेट पर अप्लाई करेंगे, कुछ एसेट पर दूसरा अप्लाई करेंगे, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोला सारे एसेट्स पर एक मॉडल, एक क्लास ऑफ एसेट पर एक मॉडल। आप लैंड को अलग मॉडल, बिल्डिंग को अलग मॉडल, मशीनरी को अलग मॉडल से कर सकते हो। मशीनरी के अंदर भी अगर 2 टाइप की मशीनरीज है, डिफरेंट डिफरेंट यूज है, तो आप उन 2 मशीनरी को अलग अलग मॉडल से वैल्यू कर सकते हो। बट सेम क्लास, सेम नेचर, सेम यूज वाली चीजों को आपको एक ही मॉडल से वैल्यू करना होगा। यू कैन नॉट यूज 2 डिफरेंट मॉडल फॉर देम। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या बोला सर, व्हाट इज रीवैल्यूएशन मॉडल? Let's say for example, we have some tools. हमारे पास कुछ टूल्स है। ये टूल्स हमने पीपी की तरह कैपिटलाइज कर रखे हैं क्योंकि ये इंड AS 16 के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, हमने कैपिटलाइज कर रखा है। इनिशियली जब कैपिटलाइज किया तो कॉस्ट था 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। अब ये टूल को ना मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई स्ट्रेट लाइन WDV मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट करके वैल्यू नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, हर साल के एंड में इन टूल्स का, एवरी ईयर एंड, मैं इन टूल्स का ना फेयर वैल्यू डिटरमाइन करूंगा। फेयर वैल्यू कि उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अभी ये टूल है, इस कंडीशन में इनका फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए, इनके आज के दिन का मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में मैंने देखा टूल का फेयर वैल्यू होना चाहिए 45,000 रुपीज, 45,000 रुपीज। मैं 45,000 के ऊपर टूल्स को वैल्यू कर लूंगा बैलेंस शीट में, और जो 5,000 का डिफरेंस है वो 5,000 का डिफरेंस मैं चार्ज कर दूंगा। आप बोल दो एज अ डेप्रिसिएशन टू पीएल, एज अ डेप्रिसिएशन टू पीएल, या हम लोग बोलेंगे एज अ रिवैल्यूएशन लॉस टू पीएल। 50,000 का चीज था, ईयर एंड पे जाके उसका वैल्यू 45,000 हो गया, 5,000 का लॉस पीएल में चार्ज कर दूंगा। वापस मैं नेक्स्ट ईयर एंड पे फेयर वैल्यू डिटरमाइन करूंगा। मान लो अब फेयर वैल्यू इन टूल्स का आया 35,000, तो 35,000 पे मैं बैलेंस शीट में वैल्यू करूंगा, और जो 10,000 का डिफरेंस है, ये 10,000 का डिफरेंस मैं एज अ रिवैल्यूएशन लॉस पीएल में चार्ज कर दूंगा। तो इस बार मैं कोई मेथड से डेप्रिसिएशन कॉन्स्टेंटली चार्ज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं हर साल एंड में जाऊंगा, हर साल एंड पे जाके उस एसेट का फेयर वैल्यू डिटरमाइन करूंगा, जो फेयर वैल्यू है उस पर एसेट को मेजर करूंगा, एंड डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट और बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू विल बी चार्ज टू पीएल। अगर लॉस हुआ तो पीएल, प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है, हर एक चीज बात करेंगे, अकाउंटिंग पर बात करेंगे। पहले मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल को समझा रहा हूं। रीवैल्यूएशन मॉडल में ना हम लोग क्या करते हैं, एसेट का फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, और वो फेयर वैल्यू के हिसाब से एसेट को हम लोग क्या करते हैं, एसेट को बैलेंस शीट में शो करते हैं। एनी डिफरेंस इज अकाउंटेड फॉर, कोई भी डिफरेंस होगा उसको हम अकाउंट फॉर कर लेंगे। तो यहां पे देयर इज नो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले हम लोग हर साल रीवैल्यूएशन, फेयर वैल्यू निकालकर रीवैल्यूएशन करेंगे, और उसके हिसाब से एसेट को बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाएगा। क्या सर हर साल फेयर वैल्यू निकालेंगे? उसके रूल्स है, रीवैल्यूएशन के रूल्स। अभी मैंने सिर्फ रीवैल्यूएशन समझाया। व्हाट इज रीवैल्यूएशन? रीवैल्यूएशन मतलब एसेट को फेयर वैल्यू के बेसिस पे आप वैल्यू करो, जो डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू है उसको रिकॉग्नाइज कर लो। तो पहला वाला मेथड कॉस्ट मॉडल हो गया, दूसरा वाला मेथड हो गया रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल बोला कॉस्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करते जा, डेप्रिसिएशन की आपकी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करके माइनस करते जाओ, जो वैल्यू बचेगा उसके ऊपर आप बैलेंस शीट में एसेट को दिखाओ। रीवैल्यूएशन मॉडल बोला कि आप एसेट को इंटरवल्स पे क्या करो, रीवैल्यू करो, उसका फेयर वैल्यू निकालो, और जो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस है वो बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस आप चार्ज कर लो, अकाउंट फॉर कर लो, एसेट बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पर आ जाएगा। सर दोनों में से कौन सा बढ़िया मॉडल है? दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स है।
कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो दूसरे से सुपीरियर है या अच्छा है, ये डिपेंड करता है एसेट के ऊपर। अगर मैं देख रहा हूं यार एसेट जो है वो मेरा एक कांस्टेंट पैटर्न से यूज हो रहा है, मेरे को मैं उसका कितना डिप्लीशन हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी गिर रही है, वो मैं खुद डिटरमाइन कर सकता हूं, तो मैं उस पर कॉस्ट मॉडल लगा के डेप्रिसिएशन कर करके काम करता हूं। वो एसेट की वैल्यू, फेयर वैल्यू वगैरह जो है वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है कॉस्ट से, तो मैं उसी पे डेप्रिसिएशन माइनस करके ही बुक वैल्यू पे एसेट को बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं। बट अगर कोई एसेट्स ऐसे हैं जिनका या तो डेप्रिसिएशन डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, या उसका बुक वैल्यू सर फ्लक्चुएट बहुत करता है, जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट बहुत करता है, इन दैट केस फिर हम उन पे रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करेंगे ताकि हम उनको सही वैल्यू पर अपनी बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर सके। तो दोनों मॉडल जो है वो अलग अलग सिनेरियोज में यूज किए जाने चाहिए। प्रॉपरली यूज करोगे तो आपका जो एसेट का पोजीशन है वो बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर दिखाई देगा। इन दोनों को प्रॉपरली मिक्स करके यूज करोगे, कुछ एसेट के लिए कॉस्ट, कुछ एसेट के लिए रीवैल्यूएशन, तो आप प्रॉपर वैल्यू ऑफ पीपी अपनी बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर पाओगे। पहले बताइए, क्या ये दो मॉडल नाम से आपको समझ में आए? नाम से कॉस्ट मॉडल तो आपने बचपन से यूज किया है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट मैं बात करना चाहूंगा रीवैल्यूएशन मॉडल पे, क्योंकि ये कुछ नया आप सीखने जा रहे हैं। इस पर मेरे को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये वो जगह है जिसको अपने को प्रॉपरली डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? एक बार कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल क्लियर है सर? आइए एक बार, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस पे ना मैं बाद में आऊंगा, इस पर पूरा एक इंडेस भी हम लोगों को सीखना है, इंडेस 36। अभी के लिए सिर्फ इतना मैं बोल सकता हूं, इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है। इंपेयरमेंट लॉस बोलता है कि अगर आपके एसेट का कैरिंग अमाउंट जिस वैल्यू पे आपने उसको बैलेंस शीट में दिखा रखा है, और उसका रिकवरेबल अमाउंट मतलब उस एसेट से जो रियल बेनिफिट आप जनरेट कर पाओगे, अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा दिखा रखा है, एसेट को ज्यादा वैल्यू पे दिखा रखा है जबकि उससे बेनिफिट्स कम आएंगे, इन दैट केस आप एसेट की वैल्यू को कम करो बाय चार्जिंग अ लॉस नोन एज इंपेयरमेंट लॉस। आप एसेट को रिकवरेबल अमाउंट पे दिखाओ और जो डिफरेंस है बिटवीन कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट, वो इंपेयरमेंट लॉस पीएल में चार्ज करो। आपने मान लो एक एसेट को बैलेंस शीट में 5 लाख पर दिखा रखा है, बट जब मैंने एसेट का रिकवरेबल अमाउंट जो उसके बेनिफिट्स को एनालाइज किया तो बेनिफिट 4.5 लाख से ज्यादा नहीं आएगा, तो 5 लाख 4.5 लाख रिकवरेबल अमाउंट है, 4.5 लाख पे बैलेंस शीट में दिखाओ और 50,000 रुपया अभी के अभी इमीडिएटली लॉस चार्ज करो। सर ये रिकवरेबल अमाउंट और रीवैल्यूएशन एक जैसा नहीं हो गया? ये इंपेयरमेंट लॉस और रीवैल्यूएशन नहीं, रिकवरेबल अमाउंट अलग चीज हो गया, इंपेयरमेंट लॉस जो चार्ज करते हैं वो अलग हो गया एज कंपेयर टू रिवैल्यूएशन। हाउएवर समटाइम्स यू कैन से सर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस आर सेम थिंग। अगर एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूं, उसकी वैल्यू कम कर रहा हूं और इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर रहा हूं, तो दे आर नॉर्मली वन और सेम थिंग। बट जो रिवैल्यूएशन है वो डील करता है इंडेस 16, इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट डील करता है इंडेस 36। तो ऐसे पढ़ाई वाइज ये दोनों बहुत डिफरेंट है, हमको बहुत चीज समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बट अभी हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन की, इंपेयरमेंट लॉस की मैं बात करूंगा जब मैं इंडेस 36 में जाऊंगा। बोला आप एसेट को मेजर करोगे सब्सिक्वेंटली ऑन बैलेंस शीट डेट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस और एट रिवैल्यूड अमाउंट एट फेयर वैल्यू लेस पोस्ट रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस। सर ये पोस्ट रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन क्या हुआ, इसके ऊपर बात करूंगा। पहले आपको इतना चीज समझना है, दो मॉडल आपको दिए गए, एक दिया गया कॉस्ट मॉडल, एक दिया गया रिवैल्यूएशन मॉडल। आप इन दोनों मॉडल में कोई भी मॉडल अपने पीपी के लिए चूज कर सकते हो, बट जब भी चूज करोगे ध्यान रखना इंटायर क्लास ऑफ पीपी शैल बी वैल्यूड यूजिंग द सेम मॉडल। आपको वो इंटायर क्लास को सेम मॉडल पर वैल्यू करना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे इक्विपमेंट्स है, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स है जिनको मैंने कैपिटलाइज कर रखा है, 3 तल्ले में अलग 5 तल्ले में अलग,
तो जब मैं नवीन क्लासेस में इनको इनको वैल्यू करूंगा, बैलेंस शीट में मेजर करूंगा, अगर मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा हूं तो दोनों सिस्टम्स का कॉस्ट मॉडल फॉलो करूंगा, अगर मैं रिवैल्यूएशन फॉलो कर रहा हूं तो दोनों सिस्टम का रिवैल्यूएशन फॉलो करूंगा। एक का कॉस्ट एक का रिवैल्यूएशन नहीं करना है। सर एक साल कॉस्ट कर लिए, नेक्स्ट ईयर दोनों को रिवैल्यूएशन कर ले, ये भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी पॉलिसी है। एंड आप जानते हो पॉलिसी हम लोग हर साल चेंज नहीं करते, हम लोग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। एक बार कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया तो सालों साल फिर उसी को यूज करेंगे, अनलेस कोई ऐसी चीज आ गई जिसके कारण उसको चेंज करना बेटर रहेगा। जब तक ऐसी चीज नहीं आती, ऐसी आपके ऊपर कोई सरकमस्टेंस नहीं आती, आप पॉलिसीज को चेंज मत कीजिए, आप सेम पॉलिसीज को यूज कीजिए थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट वन पीरियड टू अनदर, सो दैट कंसिस्टेंटली कंपेरेबल रिजल्ट्स आप स्टेक होल्डर तक पहुंचा सको। तो हम लोग चेंज नहीं करते, ईयर ऑन ईयर भी चेंज नहीं करते, एसेट ऑन एसेट भी ऐसे चेंज नहीं करते। ये हो गया कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। अभी इसके ऊपर मेरा बहुत डिस्कशन बाकी है, बट पहले इतना जो बात समझाया मैं उसको समराइज करा देता हूं, सो दैट तुम्हारे पास एक बेसिक नोटिंग हो जाए। हम लोग कॉस्ट का पूरा लिख चुके थे, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे। कॉस्ट का पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, subsequent expenditure on PPE. Subsequent expenditure on PPE. अगर पीपीई पे कोई सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है, नंबर 1 रूटीन रिपेयर मेंटेनेंस, charged to PL, charged to PL. Number 2, expenditure which satisfies recognition criteria, which satisfies recognition criteria, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा एंड उसका कॉस्ट मेजर कर सकते हो, shall be capitalized, shall be capitalized, like replacement of major parts, replacement of major parts, comma major inspections, etc. However, whenever an expenditure is capitalized, the book value of old expenditure, ब्रैकेट में पार्ट या इंस्पेक्शन, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्ट या ओल्ड इंस्पेक्शन shall be derecognized, shall be derecognized. आप एक नया पार्ट लगा रहे हो पुराने पार्ट को हटाकर, तो पुराने पार्ट का जो वैल्यू बचा हुआ है उसको डीरेकॉग्नाइज कीजिए, फिर नया पार्ट को रिकॉग्नाइज कीजिए, फिर नया पार्ट को रिकॉग्नाइज कीजिए। Number 6, subsequent measurement of PPE. Subsequent measurement of PPE मैं लिखूंगा इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स दिखाओगे तो उसको कैसे मेजर करोगे, किस वैल्यू पे मेजर करोगे? The entity shall choose one of the following two models,
as its accounting policy, for subsequent measurement. Entity shall choose one of the following two models as its accounting policy for subsequent measurement. Number A, cost model. यहां पे measured PPE measured at cost less accumulated depreciation. Number B, revaluation model. PPE measured at fair value. Measured at fair value. The model selected shall be applied consistently to an entire class of PPE. Entire class of PPE. To an entire class of PPE. क्लास ऑफ पीपीई हम किसे कहते हैं? क्लास ऑफ पीपीई ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सिमिलर नेचर एंड यूज. सिमिलर नेचर एंड यूज, इसको हम लोग क्लास ऑफ पीपीई बोलते हैं. जब भी कोई मॉडल अप्लाई करेंगे पूरे क्लास पर सेम मॉडल अप्लाई होगा. सेम मॉडल अप्लाई होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैं इसके ऊपर ना डिस्कशन करूंगा. कॉस्ट मॉडल पे डिस्कशन एज सच अभी मेरे को नहीं करना इतना ज्यादा, क्योंकि बचपन से आपने जब भी बैलेंस शीट में पीबी को दिखाया हमेशा कॉस्ट मॉडल पे दिखाया है. कॉस्ट मॉडल में सिर्फ एक ही डिस्कशन होता है, वो इंपेयरमेंट लॉस का. उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. उसके लिए पूरा एक इंडेस आएगा, मैं उस इंडेस में बात करूंगा. अभी मैंने सिंपल आपको बता दिया इंपेयरमेंट लॉस मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. अगर उस एसेट की बुक वैल्यू उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो आप उस एसेट को रिकवरेबल अमाउंट पे दिखाओ और जो डिफरेंस है वो लॉस बोल के पीएल में चार्ज करो. इसको हम लोग इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं. मैं जाऊंगा इसके ऊपर. यहां तक ठीक है? अब सुनना, मेरे को मेन जो बात करना है वो बात करना है रीवैल्यूएशन मॉडल पर, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है जिसको आपको प्रॉपरली अच्छे से सीखना होगा. आप ऐसा मतलब आप नया पहली बार सीख रहे हो. सर नहीं सर, पहले भी हमने रीवैल्यूएशन किया है, अपवर्ड रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड, ठीक है, बट जो डेप्थ में पढ़ रहे हो वो पहली बार पढ़ रहे हो. इतना डेप्थ में आज तक आपने नहीं पढ़ा है रीवैल्यूएशन के बारे में. अब सुनना ध्यान से. रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए इंड एस ने आपको कुछ रूल्स प्रोवाइड किए. कुछ रूल्स प्रोवाइड किए. क्या रूल्स प्रोवाइड किए ध्यान से समझने का. पहले तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे बोला क्या गया, बोला रीवैल्यूएशन मॉडल में हम क्या करेंगे, एसेट का फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड. फेयर वैल्यू डिटरमाइन करके उस वैल्यू पर उस एसेट को बैलेंस शीट में दिखाएंगे. जो ऑलरेडी बुक वैल्यू दिखाया हुआ था और फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस है, जो बुक वैल्यू चल रहा है मेरी बुक्स में और फेयर वैल्यू जो मैं नया दिखा रहा हूं उसमें जो डिफरेंस है मैं उसको अकाउंट फॉर करूंगा. मान लो एक एसेट है, एसेट का बुक वैल्यू चल रहा है 8 लाख रुपया, उसका मैंने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया, वो फेयर वैल्यू आया 7 लाख रुपया. तो 8 लाख 7 लाख 1 लाख का डिफरेंस मैं एसेट को बैलेंस शीट में 7 लाख पे दिखाऊंगा और जो 1 लाख का मैंने वैल्यू कम किया है ये लॉस में चार्ज कर दूंगा पीएल में. सर अगर प्रॉफिट होता तो क्या होगा, एक एक चीज बताऊंगा, सब कुछ आएगा, बट अभी पहले समझो ये रीवैल्यूएशन मॉडल काम कैसे करता है.
तो रीवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट को हम लोग बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे और जो डिफरेंस रहेगा उसको अकाउंट फॉर करेंगे। डिफरेंस क्या चीज का? जो अभी बुक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था और अब जो फेयर वैल्यू आपने दिखाया है, इन दोनों का डिफरेंस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अब रीवैल्यूएशन के लिए कुछ रूल्स दिए गए। ये रूल्स देने इसलिए जरूरी है ताकि एंटिटी इस रीवैल्यूएशन मॉडल की आड़ में अपने एसेट्स को ओवर वैल्यू करके अपनी बैलेंस शीट में ना दिखाए। इसीलिए रूल्स दिए गए हैं रीवैल्यूएशन के, जिनको आपको फॉलो करना होगा रीवैल्यूएशन करते समय, अदरवाइज आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं कर सकते। सबसे पहला, जब भी रीवैल्यूएशन होगा, इंटायर क्लास का रीवैल्यूएशन होगा, इंटायर क्लास का। If the item of PP is revalued, the entire class of PP to which the asset belongs should be revalued. अब मैंने बोला ना, जैसे मेरे पास 4 मशीनरी है। अब 4 मशीनरी में आपने देखा कि इस साल ना एक का रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, 3 को छोड़ देते हैं। इस साल मेरे को लग रहा है इसकी वैल्यू हाई आएगी, इसका रिवैल्यूएशन कर लेते हैं, प्रॉफिट दिखा देते हैं, बाद बाकी 3 का रिवैल्यूएशन नहीं करते। नहीं, जब भी रिवैल्यूएशन होगा, जिस साल भी रिवैल्यूएशन होगा, उसको आपको पूरे क्लास को एक साथ रिवैल्यू करना होगा। इंडिविजुअल एसेट को रिवैल्यू करना अलाउड नहीं है। मतलब सर आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि रिवैल्यूएशन हर साल करना जरूरी नहीं है। आंसर इज यस, रिवैल्यूएशन हर साल करना जरूरी नहीं है। हर साल करोगे तो फायदा भी नहीं होगा। रिवैल्यूएशन करना कोई सिंपल काम नहीं है। रिवैल्यूएशन करने के लिए जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे ना, देखो क्या बोला, फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट बेस्ड एविडेंस थ्रू वैल्यूएशन बाय क्वालिफाइड वैल्यूअर्स। ये रीवैल्यूएशन जब भी आप करोगे, फेयर वैल्यू डिटरमाइन करोगे, जो मन में इच्छा आया वो बोल दोगे, वैसा नहीं होगा। आपको क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स के थ्रू वैल्यूएशन करवाना होगा। जब आप वैल्यूअर्स के थ्रू वैल्यूएशन करवाते हो, इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज टाइम एंड ह्यूज कॉस्ट। ये जो ह्यूज टाइम ह्यूज कॉस्ट आपका लगेगा, इतना बड़ा खर्चा लगेगा, वो खर्चे हर साल करने लग जाएंगे और आप देखोगे कि उतना कोई डिफरेंस ही नहीं आया, तो वो बेकार का खर्चा लग रहा है ना। बोला हम लोग हर साल रीवैल्यू करें ऐसा जरूरी नहीं है, बट रीवैल्यूएशन मेरे को टाइमली इंटरवल पे करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एक बार कर दिया 20 साल बाद रीवैल्यूएशन करेंगे, नहीं। तो फिर रीवैल्यूएशन मॉडल कहां फॉलो किए? फिर तो आपने कॉस्ट मॉडल ही फॉलो किया। जब भी आपको लगा बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो रिवैल्यू कर लिया, अदरवाइज आपने हर साल कॉस्ट मॉडल पे ही वैल्यू किया। बोला रीवैल्यूएशन जो भी होगा वो पीरियोडिकल इंटरवल पे होगा, सफिशिएंट रेगुलरिटी पर, सफिशिएंट रेगुलरिटी पर। बोला अगर कोई एसेट ऐसा है जो वॉलेटाइल, जिसके प्राइसेस बहुत मूव करते हैं, which experiences significant volatility बहुत ज्यादा है उस एसेट की वैल्यू में, इन दैट केस उस एसेट को आप हर साल रीवैल्यू करो, एवरी ईयर रीवैल्यू करो। बट अगर कोई एसेट ऐसा है जो एक्सपीरियंस करता है कम वोलेटिलिटी, जिसमें कम वोलेटिलिटी होती है जनरली, आप उनको 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यू करोगे तो भी चलेगा। 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यू करोगे तो भी चलेगा। सर जो हर साल रिवैल्यू होगा उसका तो वैल्यू हर साल चेंज होते चला जाएगा और डिफरेंस हम लोग अकाउंट फॉर कर लेंगे। बट सर जो 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यू होगा, 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यू होगा, तो सर उसका आज मैंने फेयर वैल्यू निकाला मान लो 50 लाख, अब सीधा सर 5 साल बाद नया फेयर वैल्यू आएगा, नहीं तो 50 लाख ही दिखेगा। आंसर इज नो। इस साल आपने फेयर वैल्यू कर लिया, नेक्स्ट ईयर आप फेयर वैल्यू नहीं कर रहे हो। फेयर वैल्यू नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करो। आपको लगता है एसेट हर साल 10% एसेट की वैल्यू डिप्लीट होगी, हर साल 10% ऑन एन एवरेज वैल्यू डिप्लीट होगी, तो 50 लाख पे 10% 5 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 45 लाख पे फिर उसके बाद आएगा। फिर 45 लाख पे 10% चार्ज करो, 40 लाख 50,000 पे आएगा। फिर 40 लाख 50,000 पे 10% चार्ज करो, 36 लाख 35 लाख पे आएगा। फिर मान लो आप रीवैल्यू कर रहे हो, तो जिस साल रीवैल्यू कर रहे हो उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, उस साल तो जो फेयर वैल्यू आया, रीवैल्यू आया, उसका डिफरेंस निकाल के आप कर दीजिए। बट उसके बाद आपको हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ था एट रीवैल्यूड अमाउंट एट फेयर वैल्यू लेस पोस्ट रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन। पोस्ट रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन का मतलब आपने इस साल रिवैल्यू किया, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज मत कीजिए, रिवैल्यू जो फेयर वैल्यू आया उस पर दिखा दीजिए, डिफरेंस आप अकाउंट फॉर कर लीजिए। बट नेक्स्ट ईयर से आपको डेप्रिसिएशन नॉर्मल चार्ज करना होगा। फिर 3 से 5 साल में आप वापस क्या करोगे? रिवैल्यू करोगे। जिस साल रिवैल्यू करोगे उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का दरकार नहीं है।
पहला पॉइंट बोला जब भी रीवैल्यू होगा इंटायर क्लास को रीवैल्यू करना पड़ेगा। आप एक क्लास में 2 एसेट को इस साल रीवैल्यू करेंगे, 2 एसेट को नेक्स्ट ईयर रीवैल्यू करेंगे, वो नहीं चलेगा। जब रीवैल्यूएशन होगा इंटायर क्लास का रीवैल्यूएशन होगा। नंबर 2, रीवैल्यूएशन सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ होना चाहिए, सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ। और नंबर 3, रीवैल्यूएशन जब भी करोगे फेयर वैल्यू डिटरमाइन करोगे विद रेफरेंस टू मार्केट बेस्ड एविडेंस थ्रू वैल्यूएशन बाय अ क्वालिफाइड वैल्यूअर। अगर वैसे एविडेंस नहीं है या फिर एसेट स्पेशल नेचर का है, देन आप यूज कर लो इनकम अप्रोच, जिसको हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक भी बोलते हैं। आपने एसएफएम में कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ा होगा। कैपिटल बजटिंग चैप्टर में आप क्या करते थे, उस एसेट से फ्यूचर बेनिफिट कितने आएंगे वो फ्यूचर बेनिफिट निकालो, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ एसेट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो फ्यूचर बेनिफिट जो आने वाले एसेट से फ्यूचर कैश फ्लोज जो आने वाले उन कैश फ्लोज को एस्टिमेट करेंगे, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एसेट का फेयर वैल्यू निकालेंगे कि आज के दिन एसेट का फेयर वैल्यू ये होना चाहिए। 3 रूल दिया गया। नंबर 1, पूरा क्लास रीवैल्यू होगा। नंबर 2, सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ रीवैल्यूएशन करना है ताकि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस ना रह जाए। नंबर 3, जब भी रीवैल्यूएशन करेंगे मार्केट बेस्ड एविडेंस के बेसिस पे करेंगे थ्रू वैल्यूएशन बाय क्वालिफाइड वैल्यूअर्स। ये 3 रूल हमको फॉलो करना होगा जब भी मैं रीवैल्यूएशन करूंगा। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। रीवैल्यूएशन शुड बी मेड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी टू इंश्योर carrying amount does not differ materiality from that what would be determined using fair value at the balance sheet date. Carrying amount fair value से ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मटेरियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। The frequency of revaluation depends upon the changes in the fair value of the item of PPE being revalued. Item of PPE that experience significant and volatile change, significant change होता है जिसमें उसको annually revalue करेंगे, annually. Items of PPE that experience insignificant change in fair value, insignificant change, बहुत कम चेंज होता है, इंटरवल ऑफ 3 to 5 years में रीवैल्यू कीजिए। जब आप 3 to 5 years के इंटरवल में रीवैल्यू करेंगे तो बीच के सालों में आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन करना होगा, क्योंकि एसेट यूज हो रहा है, उसका बेनिफिट आ रहा है, तो कुछ खर्चे को तो मैचिंग करना होगा। नहीं तो क्या होगा, आज मान लो आपने रीवैल्यू किया 70 लाख में, अब नेक्स्ट रिवैल्यूएशन 3 साल बाद करोगे, 3 साल बाद मान लो वैल्यू आया 40 लाख रुपया, तो सीधा 30 लाख रुपया उस साल के पीएल में हिट करेगा। आप अगर बीच बीच में डेप्रिसिएशन करते जाओगे तो हर साल थोड़ा 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 वैल्यू कम होते जाएगा। फाइनली जब रीवैल्यू करोगे जिस साल उस साल कम नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मलाइज्ड अमाउंट पीएल में जाएगा। तो हर साल एसेट की कॉस्ट का कुछ पोर्शन चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज देन बाय चार्जिंग बड़ा पोर्शन इन 1 ईयर। आज रीवैल्यू किया, 3 साल बाद रीवैल्यू करोगे, सीधा 20 लाख रुपए का लॉस दिखाओगे। उससे बेटर हर साल 5 लाख 7 लाख 8 लाख का डेप्रिसिएशन कर करके जाओ, आपको लास्ट ईयर में जाओगे तो भी उतना ही डिफरेंस दिखाई देगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। तो रीवैल्यूएशन करने के बाद भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा इफ यू आर नॉट रिवैल्यूइंग इट एनुअली। इफ यू आर रिवैल्यूइंग इट इन 3 to 5 years तो बीच के सालों में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये मेरे 3 रूल है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, फेयर वैल्यू लेस पोस्ट रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, पोस्ट रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन। तो सर मतलब रीवैल्यूएशन में भी, रीवैल्यूएशन मॉडल में भी हर साल रीवैल्यू नहीं होगा। सर अगर एसेट में बहुत ज्यादा वैल्यू चेंज करता है, फेयर वैल्यू बहुत वॉलेटाइल है, सिग्निफिकेंट चेंज करता है, तो मैं हर साल रीवैल्यू करूंगा, जो डिफरेंस आएगा अकाउंट फॉर करूंगा। अगर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, बहुत कम धीरे धीरे उसकी वैल्यू चेंज होती है, देन सर एक बार रीवैल्यू किया, नेक्स्ट रिवैल्यूएशन 3 से 5 साल बाद करेंगे, बीच में नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। पहले बताइए क्या रीवैल्यूएशन मॉडल को कैसे यूज करना है वो समझ में आया? 3 चीज। नंबर 1, इंटायर क्लास रीवैल्यू होगा, जब भी रीवैल्यूएशन होगा पूरे क्लास का होगा। नंबर 2, सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ रीवैल्यूएशन करेंगे। नंबर 3, रीवैल्यूएशन के लिए जो फेयर वैल्यू यूज करेंगे वो इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड वैल्यूअर के थ्रू आपको कैलकुलेट डिटरमाइन करवाना है।
अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो फिर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज करोगे। ये पॉसिबल कब नहीं हो पाएगा सर? जब एसेट स्पेशल नेचर का होगा। वैसे एसेट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते जल्दी से, इन दैट केस फिर आप उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज करो। उस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैश फ्लो जो आने वाले हैं उनको एस्टिमेट करो, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अब जाके रीवैल्यूएशन मेथड या रीवैल्यूएशन मॉडल होता क्या है वो आपको समझ में आएगा। यहां तक बात करने के बाद खाली ऊपर बोल देने से रीवैल्यू मॉडल मतलब फेयर वैल्यू पे वैल्यू करेंगे, वो इतना सा काम से नहीं होगा। हर साल फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज टाइम एंड ह्यूज कॉस्ट। हर साल फेयर वैल्यू नहीं करते। अगर सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी है, बहुत प्राइस चेंज कर रहा है तो हर साल, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो भैया 3 से 5 साल में एक बार रिवैल्यू करेंगे और बीच में नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे। तो सर फिर तो कॉस्ट मॉडल भी आप यूज कर सकते थे। आप अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ। कभी आपको लगे कि यार कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में बहुत डिफरेंस है तो फिर उस साल रिवैल्यूएशन कर लो, रिवैल्यूएशन करके काम कर लीजिए, बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करते जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। एक साल आया, कैरिंग अमाउंट देखा, आपने देखा फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए, आपने देखा कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप कीजिए ना रिवैल्यूएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर क्या ये चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं हो गया? नहीं, ये चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं है। एसेट को सही पोजीशन पे दिखा रहा हूं, उसके कारण मैंने रिवैल्यूएशन किया। मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो कॉस्ट मॉडल ही करता हूं। कंसिस्टेंटली 5 साल 7 साल से कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन करके काम कर रहा था। बट अचानक से मैंने देखा एसेट का कैरिंग अमाउंट और उसका फेयर वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं इस तरीके से एसेट को बैलेंस शीट में शो करूंगा तो ट्रू वैल्यू नहीं आएगा एसेट का। अब मैं रिवैल्यूएशन करना चाहता हूं, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कॉस्ट मॉडल सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है। आप भी रियल लाइफ में, आपने भी जब बचपन में पढ़ा था आपने कॉस्ट मॉडल ही पढ़ा था, रिवैल्यूएशन मॉडल इतना नहीं पढ़ते हैं। एवरीवन, इतनी बात आपको क्लियर है? कॉस्ट मॉडल में अकाउंटिंग जो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन पीएल में चला जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, और एसेट डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बचा उस वैल्यू पर दिखाई देगा। कॉस्ट मॉडल की अकाउंटिंग अलग से हमको नहीं सीखनी पड़ती है क्योंकि ये हम बचपन से जानते हैं। बट रीवैल्यूएशन मॉडल में हम लोगों को अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा रीवैल्यूएशन मॉडल में अकाउंटिंग कैसे होगा। रीवैल्यूएशन मॉडल का अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन, क्वेश्चन करने से क्वेश्चन पे आएंगे, वी विल बी कमिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप रीवैल्यूएशन पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन अगर अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। इनिशियली एसेट का कॉस्ट 50 लाख फर्स्ट ईयर के एंड पे आया और मैंने एसेट का फेयर वैल्यू चेक किया, एसेट का वैल्यू 52 लाख, तो 2 लाख रुपया से सर मेरे को एसेट का वैल्यू बढ़ाना है। मैं जर्नल एंट्री करूंगा एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये जो मैंने एसेट की वैल्यू बढ़ाई है, ये जो गेन हुआ है, इंड AS 16 हमको बोलता है ये गेन आप पीएल में नहीं डाल सकते। क्यों पीएल में नहीं डाल सकते? सर ये अनरियलाइज्ड गेन है। सर वैल्यू 52 लाख है, मैं मानता हूं, बट सर आपने एसेट बेचा क्या? जब तक सर आप एसेट बेचोगे नहीं तब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये प्रॉफिट आपने रियलाइज कर दिया। ये जो 2 लाख रुपए का गेन है, आप इसको एक बार रीवैल्यूएशन सरप्लस में दिखाइए, रीवैल्यूएशन रिजर्व में दिखाइए, आप इस गेन को पीएल में नहीं दिखा सकते। इंड AS की प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, हम इसको पीएल में ना, इंड AS के पीएल में देयर आर 2 पार्ट्स। एक नॉर्मल पीएल, इनकम एक्सपेंसेस, पीबीटी, टैक्स वगैरह, एक होता है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम।
इंड एएस का पीएल दो पार्ट में बनता है। पहला पार्ट में हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल, और उसके बाद अदर कंप्रिहेंसिव इनकम दिखाते हैं, तो दोनों को ऐड करके टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम आता है। ये अदर कंप्रिहेंसिव इनकम क्या हो गए, ये ऐसे टाइप के आइटम हो गए जो गेन हो रहा है, जो गेन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट वो गेन पीएल में नहीं आना चाहिए, पीएल को छोड़ के दूसरी जगह आना चाहिए, वो हम लोग अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। ये जो गेन होगा, मान लो 50 लाख से मैंने इसको 52 लाख पे रीवैल्यू किया, 2 लाख का गेन मैं कैसे पीएल बैलेंस शीट में प्रेजेंट करूंगा, पीएल में जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है वहां पे 2 लाख का रीवैल्यूएशन गेन दिखाया जाएगा, और ये रीवैल्यूएशन गेन बैलेंस शीट में चला जाएगा अंडर द हेड रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस वहां पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस पे, और पीएल में हम लोग इसको दिखाएंगे अंडर द हेड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम क्या होता है, यहाँ पे वो सारे गेन, वो सारे इनकम आते हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं बट जो पीएल में जाने नहीं चाहिए। गेन में रिकॉग्नाइज कर रहा हूं बट ये गेन पीएल में जाना नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग दिखाते हैं अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में। इंड एएस बोला जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना, जितना गेन लॉस रिकॉग्नाइज किया है सब दिखाना पड़ेगा। अगर गेन लॉस ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी नेचर का है, आप उसको पीएल के मेन पीएल में दिखा दीजिए, बट अगर ऐसे टाइप के गेन लॉस है आप उनको दिखाइए रीवैल्यूएशन में, सॉरी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में दिखाएंगे तो लोगों को दिख भी जाएगा कि इतना गेन है, और ये चीज आपके पीएल के फेस पर दिख भी जाएगी बट पीएल के मेन पार्ट में नहीं आएंगी। फिर उस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम से हम लोग क्या करेंगे, उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे और पीएल का बैलेंस अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आपने एसेट की वैल्यू बढ़ाई है, एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका जो भी गेन होगा आप उसको क्या क्रेडिट करेंगे टू अ न्यू अकाउंट नोन एज रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व। मैं जर्नल एंट्री करूंगा पीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। अगर मैं एसेट की वैल्यू गिरा रहा हूं, एसेट की वैल्यू कम कर रहा हूं, तो ये लॉस है। 50 लाख पे एसेट का मान लो वैल्यू था, हम अब उसको 47 लाख पे ले जा रहे हैं क्योंकि फेयर वैल्यू 47 लाख है, तो 3 लाख से वैल्यू गिराना है। 3 लाख से वैल्यू जो गिराना है ये लॉस है। मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपी, ये लॉस पीएल में जाएगा, लॉस पीएल में जाएगा, मेन पीएल में जाएगा, पीएल में दिखाई देगा, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में नहीं, मेन पीएल में। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में इनकम जैसी चीजें आएंगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस जैसी, ये लॉस पीएल के मेन फेस पर जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, और ये प्रॉफिट लॉस का करंट ईयर का पार्ट होगा। तो अगर लॉस हुआ, एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू किया, लॉस हुआ है तो लॉस पीएल में जाएगा। अगर एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया है, गेन हुआ है, तो वो गेन कहां जाएगा, वो गेन जाएगा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन सरप्लस बोल के, जहां से वो रिजर्व सरप्लस में हम लोग दिखाएंगे। ये तो हो गया अगर आपने रिवैल्यू किया है फर्स्ट टाइम, पहली बार एसेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो प्रॉफिट शैल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा लॉस शैल बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये पहला चीज अपने को समझना है। अब इसके बाद जब भी सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन होगा, सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, उस पर ध्यान रखना है। अगर मान लो पहली बार मैंने एसेट की वैल्यू 50 लाख से 52 लाख की, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, नेक्स्ट ईयर मान लो 52 लाख से 55 लाख हो जाए, 52 से 55 हो जाए, तो सर 3 लाख का प्रॉफिट और बुक कर लो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो मैंने 50 से किया 52 लाख, नेक्स्ट ईयर देखा वैल्यू गिर के हो गया 50 लाख 50,000, 50 लाख 50,000, यानी 1,50,000 मेरे को कम करना है, 1,50,000 का मेरे को इस साल लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई है। अब क्या करेंगे, सर आपने लास्ट ईयर 2 लाख का एक प्रॉफिट दिखाया, ये सोच के कि ये प्रॉफिट आपके एसेट का वैल्यू बढ़ गया, उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ गया, आपने 2 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया। बट सर नेक्स्ट ईयर जैसे ही आपने देखा कि नहीं रे, हम जो सोचे थे 2 लाख का प्रॉफिट वो होगा नहीं, 1.5 लाख का वैल्यू तो इसी साल गिर गया, 1.5 लाख का वैल्यू नीचे आ गया, 1.5 लाख का लॉस हो गया। इंड एएस 16 बोला ये जो 1.5 लाख रुपए का लॉस है ये पीएल में मत डालिए, आपने एक रीवैल्यूएशन सरप्लस बना रखा है, एक रीवैल्यूएशन रिजर्व बना रखा है, आप उस रीवैल्यूएशन रिजर्व से ही इस लॉस को राइट ऑफ कर दीजिए। मतलब नेक्स्ट ईयर में जर्नल एंट्री जब करूंगा, मैं एंट्री करूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू 1.5 लाख से कम हो गई और 1.5 लाख से रीवैल्यूएशन रिजर्व भी मैंने कम कर दिया।
सर मान लो 52 लाख से 49 लाख हो जाता, 3 लाख का लॉस हो जाता तो क्या होता? मैं 2 लाख का लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ कर देता, 1 लाख का जो एक्स्ट्रा लॉस है अब ये लॉस पीएल में चला जाएगा। तो अगर मैंने पहले वैल्यू किया था अपवर्ड, अब वैल्यू कर रहा हूं डाउनवर्ड, टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो भी लॉस होगा मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से राइट ऑफ करूंगा, उसके बाद जो भी लॉस होगा वो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। तो अगर मैंने पहले अपवर्ड किया था, अब डाउनवर्ड कर रहा हूं, डिक्रीज शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड विथ एनी बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, एनी एक्सेस लॉस शैल बी चार्ज टू पीएल। इसके बाद फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड, पहले डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था, 50 लाख से 48 लाख कर दिया था, अब सर 48 लाख से मेरे को 51 लाख करना पड़ेगा क्योंकि फेयर वैल्यू बढ़ गया है मार्केट में, 51 लाख करना पड़ेगा, 3 लाख का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो सर सेम रूल, पहले 2 लाख का लॉस दिखाए थे बेकार में, वो 2 लाख के लॉस को रिवर्स कीजिए, फिर जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो 1 लाख का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दीजिए। तो पहले मैं प्रॉफिट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू दी एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस, पहले 2 लाख का लॉस बुक किया था तो अभी 3 लाख का प्रॉफिट में 2 लाख का प्रॉफिट पीएल में जाएगा ताकि वो नलीफाई हो जाए। एंड एनी एक्सेस शैल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। तो रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग? पहले फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, अगर फर्स्ट टाइम कर रहा हूं अपवर्ड रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्री पीपीई अकाउंट डेबिट, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये पीएल में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में दिखेगा और बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा, पीपी का वैल्यू बढ़ जाएगा, रिजर्व सरप्लस बढ़ जाएगा। उसके बाद सेकंड, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो लॉस है, लॉस हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे, जर्नल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपीई, ये पीएल में दिखाई देगा, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में नहीं, पीएल में दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग बोले फर्स्ट अपवर्ड किया था, अब डाउनवर्ड करना है, तो पहले जो लॉस हुआ है वो लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ करो, उसके बाद कोई एक्सेस लॉस है तो वो पीएल में जाएगा। फिर नेक्स्ट मैंने बोला पहले डाउनवर्ड हुआ अब अपवर्ड हुआ, तो अब अपवर्ड हुआ तो जो प्रॉफिट हुआ पहले पीएल में डालो, जितना पहले लॉस पीएल में गया था, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो। ये आपका रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग होगा। मैं इसका जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, पहले अपवर्ड किया था अब डाउनवर्ड करना, डाउनवर्ड मतलब पीपी की वैल्यू कम करनी है, पीपी की वैल्यू कम करनी है तो पीपी अकाउंट क्रेडिट हो गया, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा, फिर पीएल डेबिट होगा टू पीपी, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा, पुराना वाला प्रॉफिट मैंने राइट बैक कर दिया, हटा दिया, फिर पीएल डेबिट करूंगा जो नया लॉस है टू पीपी। अगर मेरे को एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो पीपी अकाउंट डेबिट टू पीएल, पहले पुराना वाला लॉस पीएल में राइट ऑफ, पहले पुराना वाला लॉस जो राइट ऑफ किया था उतना प्रॉफिट मैं पीएल में डालूंगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो चला जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो रिजर्व सरप्लस में दिखाई देगा, पीएल में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के थ्रू रूट होके वो रिजर्व सरप्लस में जाएगा और रिजर्व सरप्लस में वो दिखाई देगा। उसका आगे क्या करना है वो अलग से बात करेंगे, बट पहले जब रीवैल्यूएशन होगा उसका अकाउंटिंग क्या होगा ये समझना है। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इज अ लॉस चार्ज टू पीएल, अपवर्ड रिवैल्यूएशन इज अ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, पीएल में क्रेडिट नहीं होगा। पहले बताइए क्या इतना बात आपको क्लियर है? ये बात ना मैं इंटर लेवल में डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर कोई बच्चा इंटर लेवल में मेरे से पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में जाएगा ना तो उसको ये रीवैल्यूएशन का ज्ञान एज इट इज दिखाई देगा, हम लोग डिस्कस करते हैं इंटर लेवल पे भी। ये हो गया रीवैल्यूएशन मॉडल का बेसिक, मेन रीवैल्यूएशन मॉडल ही समझना है क्योंकि कॉस्ट मॉडल तो बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं, वो आपको याद है, मेन जो समझना है वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। इज इट क्लियर? डन? आइए पहले नोट कर लेते हैं, देन विल डू अ क्वेश्चन और टू। आ जाओ। नंबर 7, रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल सबसे पहले हमने सीखे नंबर 1 रूल्स। रूल्स में तुमको 3 चीज बताई। नंबर 1, इंटायर क्लास ऑफ पीपीई शैल बी रीवैल्यूड। जब भी रीवैल्यूएशन होगा पूरे क्लास का होगा,
एक दो एसेट का रीवैल्यूएशन एक दो एसेट का नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, नहीं चलेगा। नंबर टू, revaluation shall be done with sufficient regularity। रीवैल्यूएशन आपको सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ करना है। इफ पीपीई experiences सिग्निफिकेंट वोलैटिलिटी मतलब प्राइस बहुत चेंज होता है, तो एनुअल रिवैल्यूएशन। इफ पीपीई experiences insignificant volatility, revaluation in 3 to 5 years, revaluation in 3 to 5 years। Number 3, revaluation shall be done using market based evidences। फेयर वैल्यू जब निकालोगे, अगर मार्केट है उस एसेट का, तो मार्केट बेस्ड एविडेंस के हिसाब से निकालो। इंड एस 113 भी यही बोलता है कि फेयर वैल्यू का सबसे बेस्ट तरीका होता है मार्केट के बेसिस पे उसको डिटरमाइन करो। मार्केट बेस्ड एविडेंसेस, इफ नॉट पॉसिबल यूज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। नंबर बी, अकाउंटिंग में मैं दो पार्ट बना लूंगा। फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन, सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन। फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन में दो पार्ट, अपवर्ड, दूसरा डाउनवर्ड। अपवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूं तो पीपीई अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये रीवैल्यूएशन रिजर्व रूटेड थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। पीएल में एक पार्ट होता है, हम लोग उसको ओसीआई बोलते हैं, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। मैं जाऊंगा वो सब चीजें भी आपको समझाऊंगा, क्या होता है पीएल, कैसे बनता है पीएल, कैसे बनता है बैलेंस शीट, बट वो अभी नहीं। अभी पहले थोड़े दूसरे चीजें समझ ले हम लोग, उसके बाद हम लोग उसमें जाएंगे। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में पीएल डेबिट टू पीपीई, एसेट की वैल्यू कम करनी है। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपीई, लॉस जो होगा वो पीएल में चला जाएगा। सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन अगर सेम साइड पर हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही करते जाओ। बट अगर सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन में रिवर्स हो रहा है, तो उसको कैसे करना है? फर्स्ट अपवर्ड रिवैल्यूएशन था, नाउ डाउनवर्ड। पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन था, अब डाउनवर्ड कर रहा हूं, एसेट की वैल्यू कम करनी है। तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आप रिवैल्यूएशन सरप्लस भी लिख सकते हो। फिर पीएल डेबिट टू पीपीई। पहले जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से कम कीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लॉस है वो पीएल में जाएगा। इधर फर्स्ट डाउनवर्ड, नाउ अपवर्ड। पहले डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड, अब वैल्यू बढ़ा रहा हूं। पीपीई डेबिट, पहले लॉस पीएल में गया था तो अभी भी प्रॉफिट पीएल में ही जाएगा, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। पहले 2 लाख का लॉस बुक किया था तो टू दी एक्सटेंट ऑफ 2 लाख का प्रॉफिट पीएल में ही जाएगा। उससे ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, वो प्रॉफिट हम लोग पीएल में नहीं डाल सकते।
लिख लीजिए आराम से, हो जाए तो बताइए। ओसीआई मतलब अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ये पीएल का एक पार्ट है, इस पर बात करेंगे हम लोग। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं अभी के लिए, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। एक होता है अदर इनकम, एक हो गया अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। जाएंगे, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहां पे लिखवा रहा हूं, आप समझ लो, जब उस दिन जाऊं तो आपको ये मैं याद दिला सकूं, ये मैं यहां लाके आपको कनेक्ट कर सकूं। देख ओसीआई में ये मैंने थोड़ा बोला था कि ये ओसीआई में जाएगा। डन है। अगर लिखना हो गया तो लेट्स सी अ क्वेश्चन नाउ। 6 7 तक हो गया था ना, क्वेश्चन 8। पहले क्वेश्चन 11 देखो तो, 8 9 10 पे आता हूं। क्वेश्चन 11 देखेंगे। बस 5 मिनट और दिव्यांशु, 5 मिनट्स मोर। आज शाम को ऑफ रहेगा, कल संडे ऑफ रहेगा, मंडे से अपने वापस नॉर्मल लग जाएंगे, जैसे है 2023 आ जाएगा हमारे लिए एक आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट साल, क्योंकि आपका सीएमए फाइनल का एग्जाम है। तो 2 तारीख से अपने नॉर्मल लग जाएंगे, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग। आज शाम को ऑफ रहेगा, कल ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं कल शाम को नहीं ले पाया था, इसीलिए मैं आज सुबह ले लिया। आज शाम को ऑफ रहेगा आपका 31st नाइट, 1 जनवरी को ऑफ रहेगा, कल संडे है, 2 तारीख से हम लोग वापस चालू करेंगे। आइए, वेनस लिमिटेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप
It owns a considerable number of industrial buildings such as factory, warehouse and office building in several capital cities. कुछ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कुछ ऑफिस बिल्डिंग है. The industrial building are located in industrial zone, whereas the office buildings are in central business district of the cities. Venus Limited's management wants to apply revaluation model to subsequent measure of office building, but continue to apply historical cost model to the industrial building. ऑफिस बिल्डिंग में वो करेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में वो करेंगे कॉस्ट मॉडल. बोल रहा है इज दिस एक्सेप्टेबल अंडर इंडिया 16 पीपीई. ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, बताइए. ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है. पहले तो बताओ, ये सारे ही एसेट्स बिल्डिंग है, बिल्डिंग सिमिलर नेचर है, बट क्या यूज सिमिलर है? नहीं सर, यूज सिमिलर नहीं है. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में वेयर हाउस फैक्ट्रीज है और ऑफिस बिल्डिंग में सर ऑफिसेज है, तो सर देयर यूज आर नॉट सिमिलर. दे डू नॉट बिलोंग टू सेम क्लास. है सबका नेचर सेम, बट दे डू नॉट बिलोंग टू सेम क्लास. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एक क्लास हो गया, ऑफिस बिल्डिंग एक क्लास हो गया. तो सर एक क्लास के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल, एक क्लास के लिए कॉस्ट मॉडल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई मॉडल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारी बिल्डिंग का एक मॉडल होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं क्लास ऑफ बिल्डिंग्स का सेम मॉडल होना चाहिए. अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो सारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का एक मॉडल, ऑफिस बिल्डिंग है तो सारी ऑफिस बिल्डिंग्स का एक मॉडल. तो मैं बोलूंगा ये जो कंपनी ने काम किया ये एक्सेप्टेबल है, ये चलेगा. सेम क्लास ऑफ पीपीई शैल बी वैल्यूड यूजिंग सेम मॉडल, बट दीज आर टू डिफरेंट क्लास ऑफ पीपीई, तो यहां पे दो मॉडल लगाए जा सकते हैं. क्लियर है क्या बात? आइए आंसर टू क्वेश्चन 11. आंसर टू क्वेश्चन 11. एज पर इंडिया 16 नाम है पीपीई. पीपीई for subsequent measurement of PPEs, for subsequent measurement of its PPEs, an entity can either use cost model or revaluation model as its accounting policy. As its accounting policy. A model selected shall be applied consistently. Shall be applied consistently to the entire class of PPE. Entire class of PPE. Class of PPE, class of PPE refers to group of assets having same nature यानी buildings and similar use भी same हो, तब मैं उसको एक क्लास मानूंगा. In the present case, Venus Limited has some industrial buildings and some office buildings. It wants to apply revaluation model for office buildings, एक बार चेक कर लेना, and cost model for industrial buildings. Full stop. As the two buildings belongs to two different class of PPE,
the entity can choose different models for them. So it is acceptable to choose revaluation model for office buildings and cost model for industrial buildings. It is acceptable to choose revaluation model for office building and cost model for industrial buildings. ये क्वेश्चन 11 हो गया। क्या ये छोटू सा केस स्टडी ये समझा पाया कि जब भी कोई मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मॉडल हमेशा क्लास वाइज सेलेक्ट करेंगे। पूरे क्लास को सेम मॉडल पर वैल्यू करना होगा। आप एक क्लास में दो एसेट को अलग अलग मॉडल से वैल्यू नहीं कर सकते। एनी डाउट्स ऑन दिस? आप लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। डन। मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं जो आपको ट्राई करने हैं खुद से। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इनको। क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क रहेगा। दीज आर टू गुड क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी प्लेजेंट न्यू ईयर एंड होप यू बिकम CMAs in 2023. My all best wishes with all of you. अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से enjoy भी करो, अच्छे से life जियो and be the best versions of yourself. All the best. Happy New Year. Thank you so much everyone. Bye bye.